Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to start our properties of liquid, and we have done our intermolecular forces. From this video we are going to start our properties of liquids, alright? And I think we should begin with the lecture. First of all, we have the topic that is vapor pressure in liquid. Right? We're gonna see everything in very detail, so make sure you're watching this video till the end. And let's just go. The pressure exerted by a vapor at equilibrium state, देखो अब आप नाम से ही जान लो कि वेपर प्रेशर होता क्या है. इसको आप एक प्रेशर समझ लें. ठीक है, ये वेपर्स का प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, हमें पता है. तो अभी इस फॉर्मूले का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे ही बता रही थी. तो जो प्रेशर वेपर्स की मदद से एग्जर्ट किया जाए इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उसे हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं. अब ना यहाँ पे हमने एक नया वर्ड सुना, इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, वो भी मैं बताती हूँ क्या होता है. देखो, इट्स जस्ट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल. जैसे यहाँ पे मैंने एक रिएक्टेंट लिया, दो मैंने रिएक्टेंट लिए, मेरे पास दो ही प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, तो ये हमारे पास बोथ आर इन इक्विलिब्रियम. मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन आई नो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, तो इसको छोड़ दें. बट इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, केमिकल काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे सारा. तो अभी हमारे लिक्विड्स चल रहा है, आई थिंक वी शुड नॉट गो थ्रू दैट. तो इक्विलिब्रियम स्टेट बेसिकली होता क्या है, व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन becomes equal to the rate of condensation. गौर से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेट ऑफ एवापोरेशन, मैं एवा लिख रही हूँ. ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. एवापोरेशन का मतलब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है. चलो अभी बता देती हूँ. देखो, कोई लिक्विड सब्सटेंस है, वो गैस के अंदर तब्दील हो जाए, उसे हम एवापोरेशन टर्म का नाम देंगे. कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कंडेंसेशन का नाम देंगे. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमने एक पानी है, हमने पानी को बॉईल किया. अब पानी को बॉईल ना करें, सॉरी, बॉइलिंग और एवापोरेशन थोड़ा अलग है. आप पानी को रख दिया आपने, ठीक है, पानी को आप एवापोरेशन हम अगली वाली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तो जैसे ओवरव्यू कि हमने पानी का एक ग्लास लिया. ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये उड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कंडेंसेट हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं. जैसे आप कपड़े सुखाते हो, मैं आपसे पूछूं कि आपके कपड़े सूखते कैसे हैं. कपड़ों के अंदर हमारे पास पानी होता है, वो पानी जाता कहाँ है, वो एवापोरेट हो जाता है सन की मदद से ना. सन की गर्मी की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ना, अपने अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो गैस की सूरत में रिलीज कर देते हैं. तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको कंडेंसेशन का बताऊं, आपने एक बोल लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग बिरयानी. आपने ये मैंने क्या बोलते हैं, एक बाउल है, ठीक है, उसका ये ढक्कन है, मैंने ढक्कन हटाया, तो उसकी जो गैस होगी ना, वो पानी के अंदर आपने देखा होगा पानी में तब्दील हुई भी होगी. इस ढक्कन के ऊपर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल यूं आ रहे होते हैं, हाँ ना. तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. हम ये दो टर्म्स बहुत डिटेल में कल पढ़ने जाएंगे, पर आई थिंक वी शुड फोकस ऑन वेपर प्रेशर, क्योंकि ये आज का टॉपिक है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड यस, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद अवर लेक्चर. तो मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, आपने याद रखना है.
अब आप पूछोगे वेपर क्या होता है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू गैस, लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड टू गैस। जब एक पानी है, मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, वो गैस के अंदर तब्दील हो, तो मैं कह सकती हूँ कि ये वेपर्स के अंदर तब्दील हो गया। ठीक है, मेरा पानी वेपर्स के अंदर तब्दील हो गया जिसको मैं हीट कर रही थी। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर। हमने वेपर प्रेशर भी देख लिया, वेपर भी देख लिया। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पे एक वो बना रही हूँ, एक बहुत बड़ा सा बोल बना रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वाटर के, और ये जो है ना एक सरफेस है, मतलब एक बाउंड्री आप समझ लें। तो क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल, मैंने मोल लिख दिया, प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा, मॉलिक्यूल बहुत लंबा वर्ड है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना H2O का, वो इस पे ताकत लगाएगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको देगा। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, दैट विल इंक्रीज। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल जो है मेरे पास, ये इस पे लगाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होंगे। ऑफ कोर्स मैंने कम बनाया, दैट डजंट मीन कि मॉलिक्यूल इतने से होंगे। तो ये एक सरफेस है, यहाँ पे जो होगा ना, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर अपनी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, रेट ऑफ एवापोरेशन will be equal to rate of condensation. ठीक है, so vapor start colliding to the wall of container. ठीक है, मैं आपको बता दूं, अब देखो ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ये जो सारे वेपर्स है ना, ये वॉल से टकराएंगे, इस दीवार, कंटेनर की ना दीवार से टकराएंगे, इधर उधर हर जगह से ना, मतलब यूं टकराते रहेंगे कुछ टाइम के बाद। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, ठीक है, तो उस प्रेशर को वी गोना से दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमेशा वी अचीव आफ्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद ही हमारे पास ये फोर्सेस लगाएंगे, वॉल पे लगाएंगे कंटेनर की, और यहाँ से तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट विल बी नोन एज वेपर प्रेशर, जिसको मैं वीपी के नाम से बोल रही हूँ। ठीक है, एंड आई होप दैट इज क्लियर। Alright, now we are going to see that factor that affects vapor pressure. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेपर प्रेशर को बहुत अफेक्ट करती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वेपर प्रेशर के अंदर बदलाव आता है। ठीक है, तो यहीं पर ही पढ़ लेते हैं, आई गेस इन दिस वीडियो, फैक्टर्स। सबसे पहले टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। देखो अब वो कैसे, मैं यहाँ पे हीट दे रही हूँ, समझो मैं पानी को हीट दे रही हूँ, या फिर हीट नहीं दे रहे आप, तो सनलाइट है, सनलाइट की मदद से इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी टकराएंगे, बहुत जल्दी जल्दी इनके बीच में कोलिजन होंगी, और हमें पता है कोलिजन की वजह से जब मॉलिक्यूल कंटेनर से टकराते तो हमारे पास वेपर प्रेशर, दैट मीन्स द टेम्परेचर is directly proportional to vapor pressure. एक बात हमें क्लियर हो गई, right? Then we have that internal molecular forces is inversely proportional. Intermolecular forces is inversely proportional to vapor pressure. आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है। मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी ना, उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलेंगे, और एटम के दरमियान जो फोर्सेस होंगे उसे हम इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, गो वॉच इट।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O मैं लिख देती हूँ उस पर, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2O का। तो इनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हुई ना, तो फिर मुझे मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड होगा ना वो बड़ी मुश्किल से ब्रेक होगा। तो जब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर कम होगा ना, इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे ना ये बॉन्ड्स इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। और जब बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेंगे तो हमारे पास ये टकराएंगे कैसे? तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑलराइट, I hope that is clear. I wanted to go through um, a very important and something new जो कि मैंने पढ़ा था. I wanted to share here, but we are running out of time, so let's just go with 2 or 3 examples. The more intermolecular forces is between hydrogen bonding. हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी इसकी वजह से हम इसको स्ट्रॉन्गर कह रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास वेपर प्रेशर कम होगा, तो हम कह सकते हैं लो वेपर प्रेशर। अभी मैं आपको कहूँ, मैं आपको कंपाउंड्स या फिर मैं 2 आपको मॉलिक्यूल्स बता दूँ। जैसे हमारे पास HCl है और मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ लो वेपर प्रेशर किसका होगा? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के अंदर कितनी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास लो Vp होगा। Vp क्या होगा? कम होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना प्लीज़। अभी हम देखते हैं। अब देखो, हाँ, HCl के अंदर देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड है के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो लो वेपर प्रेशर किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे वी हैव H2O, अब आपको बताना है H2O में या फिर हमारे पास C2H5OH में इनका लो वेपर प्रेशर है, मुझे बताओ। तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करेंगे? हम कार्बन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन है। अब मैं आपसे पूछूं कि काइंडली टेल मी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो 1 2 3 4, आप मुझे बोलेंगे 5 6 है, बट दैट इज रॉन्ग। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर के, तो हमें पता है वाटर का लीनियर, अच्छा, वाटर के अंदर कितने होते हैं? हाइड्रोजन 2 होते हैं। हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, तो इसमें कितने कनेक्ट हुए हैं? 2 कनेक्ट हुए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ना वो हमारे पास वाटर के अंदर 2 होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, उसका लो वेपर प्रेशर। आंसर विल बी दिस। Alright, I hope that is clear, and thank you so much for watching my video.